तो दोस्तों चलिए अमर्त्य सेन को पढ़ते हैं। तो इनका जो जन्म हुआ था 1933 में हुआ था और अभी भी ये इस दुनिया में मौजूद है। तो चलिए अमर्त्य सेन को हमने एक बार रेफर कर चुका है, जब हम लोगों ने रॉल्स को पढ़ा था और इसके साथ साथ जब हम लोगों ने इक्वलिटी के बारे में पढ़ा था तब भी हमने अमर्त्य सेन की चर्चा की थी। बेसिकली इक्वलिटी ऑफ कैपेबिलिटी की बात करते हैं कि हमें सबकी कैपेबिलिटी है उसे इन्हेंस करना पड़ेगा। हमें लोगों को मछली पकड़ पकड़ के नहीं देनी है, बल्कि हमको उनको सिखाना है, वो उनके अंदर कैपेबिलिटी डेवलप करनी है कि मछली कैसे पकड़। तो बेसिकली इंडियन मूल के थिंकर रहे हैं। चलिए इनको देखते हैं। अमर्त्य सेन जो एक विश्व प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय व दार्शनिक हैं, का जन्म पूर्वी बंगाल बांग्लादेश में हुआ था। इनके पिता आशुतोष सेन ढाका विश्वविद्यालय में रसायन शास्त्र के प्रोफेसर थे, जो 1945 से परिवार कलकत्ता में बस गए थे। अमर्त्य सेन का नामकरण गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने किया था, ये बड़ी बात है। अमर्त्य सेन की प्रारंभिक शिक्षा ढाका में तथा उच्च शिक्षा प्रेसिडेंसी कॉलेज कोलकाता, शांति निकेतन व कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय ब्रिटेन के ट्रिनिटी कॉलेज में हुई। 1970 से अमर्त्य सेन ने ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका व भारत के विभिन्न विश्वविद्यालयों में शिक्षक के रूप में कार्य करना स्टार्ट किया। ये हार्वर्ड विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र व दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर रहे। ये नालंदा विश्वविद्यालय बिहार के कुलपति भी रह चुके हैं। 1998 में अमर्त्य सेन को इनके कल्याणकारी अर्थशास्त्र यानी वेलफेयर इकोनॉमिक्स को विशेषकर अकाल का अर्थशास्त्र और पुस्तक सामूहिक विकल्प और सामाजिक कल्याण कलेक्टिव चॉइस एंड सोशल वेलफेयर के लिए इन्हें इकोनॉमिक साइंस के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। 1999 में इन्हें भारत रत्न से सम्मानित भी किया गया था। समकालीन अर्थशास्त्रियों में अमर्त्य सेन अकेले हैं जिन्होंने आर्थिक वृद्धि एवं आर्थिक विकास की धारणाओं को अलग अलग परिभाषित करते हुए दावा किया कि वृद्धि का मतलब विकास नहीं। तो इवन जो जीडीपी ग्रोथ है, जीडीपी ग्रोथ या इकोनॉमिक ग्रोथ इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं है, क्योंकि आप जीडीपी ग्रोथ को भी आप इकोनॉमिक ग्रोथ समझ लेते हैं। तो आपने कितना उत्पादन किया है ना, कितने फैक्ट्री लगे, कितना प्रोडक्शन हुआ, इन सब चीज़ों में इकोनॉमिक ग्रोथ को आप नापते हैं। जबकि आपने लोगों को कितना एम्पावर किया, कितनी गरीबी हटाई ना, कितने लोगों को शिक्षा दिया, रोजगार दिया, स्वास्थ्य दिया, ये है डेवलपमेंट। तो इस पर आप अगर ध्यान नहीं देते हैं तो इकोनॉमिक ग्रोथ ऐसा नहीं है कि हम लोग केवल इंडस्ट्रियलाइजेशन करते रहे और गरीबों को शोषण करते रहें और एक तबका तो बहुत अमीरी से जी रहा है और दूसरा गरीबी में जी रहा है। ये नहीं है इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब या इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मतलब। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है ये एक प्रकार से सर्वांगीण विकास पर सर्वांगीण विकास की अवधारणा है, जहाँ पर हम लोग हर तरह से विकसित होते हैं। वृद्धि का पता एक प्रकार से प्रति व्यक्ति आमदनी बढ़ने से लगाया जा सकता है, पर विकास की कसौटी जीवन प्रत्याशा, शिक्षा, स्वास्थ्य और साक्षरता से आपने कितना विकास किया, ये महत्वपूर्ण। 1994 में उन्हें अमेरिकन इकोनॉमिक्स एसोसिएशन का अध्यक्ष चुना गया था। तो हम अमर्त्य सेन की कुछ कृतियों के बारे में देखते हैं। तो इनकी पहली जो रचना है वो है पॉवर्टी एंड फेमाइन, 1981 में आती है इनकी पुस्तक पॉवर्टी एंड फेमाइन। फिर ऑन द एथिक्स एंड इकोनॉमिक्स 1987 में आती है। फिर हंगर एंड पब्लिक एक्शन, ये 1989 में आती है। इनइक्वालिटी रीएग्जामिन्ड 1992 में। द क्वालिटी ऑफ लाइफ 1993 में। क्वालिटी ऑफ लाइफ 1993 में आती है। इसमें अमर्त्य सेन के साथ साथ मार्था नुसबाम भी लेखक थे। ऑन इकोनॉमिक इनइक्वालिटी 1997 में आती है। डेवलपमेंट एज फ्रीडम 1999 में। फ्रीडम, रेशनैलिटी एंड सोशल चॉइस 2000 में पुस्तक आती है इनकी। फिर और भी इनकी पुस्तकें हैं। इंडिया डेवलपमेंट एंड पार्टिसिपेशन 2002 में पुस्तक आती है। इसमें जो सह लेखक रहे हैं जॉन द्रेज रहे हैं, जॉन द्रेज। नेशनैलिटी एंड फ्रीडम 2002 में आती है। द आर्गुमेंटेटिव इंडियन, ये 2005 में इनकी पुस्तक आती है, आर्गुमेंटेटिव इंडिया। आइडेंटिटी एंड वायलेंस द इल्यूजन ऑफ डेस्टिनी 2006 में पुस्तक आती है। द आइडिया ऑफ जस्टिस, ये 2009 में पुस्तक आती है। पीस एंड डेमोक्रेटिक सोसाइटी 2013 में इनकी पुस्तक आती है। अमर्त्य सेन के जो प्रमुख कार्य हैं कल्याणकारी अर्थशास्त्र, सामाजिक चयन सिद्धांत, सोशल चॉइस थ्योरी, अकाल व गरीबी निवारण, स्वतंत्रता, समानता व न्याय जैसे मूलभूत सिद्धांतों पर इन्होंने काम किया। सोशल चॉइस थ्योरी इन्होंने दी है, सामाजिक विकल्प या चयन सिद्धांत। तो 1960 और 70 के दशक में अमर्त्य सेन ने अपने शोध पत्रों के माध्यम से सामाजिक विकल्प सिद्धांत को बढ़ावा दिया। यह सिद्धांत सामाजिक कल्याण कार्यक्रमों व योजनाओं में व्यक्तिगत प्राथमिकताओं को महत्व देता है। बेंथम के उपयोगितावाद की आलोचना करता है, क्योंकि वह प्रत्येक व्यक्ति को वरीयता नहीं देता है। अमर्त्य सेन कहते हैं कि बेंथमवादी उपयोगितावादी की बात माने तो नीरो को रोम जला देना चाहिए,
जिससे नीरो को जो लाभ होगा वह बाकी रोमन वासियों को हुए नुकसान व हानि से ज्यादा है। अमर्त्य सेन का मानना है कि समाज को लाभ तभी होगा जब प्रत्येक व्यक्ति की बुनियादी आवश्यकताओं, फॉर एग्जाम्पल भोजन, स्वतंत्रता, क्षमताओं का विकास पूरी तरह से हो जाएगा। इस प्रकार सामाजिक पसंद सिद्धांत से सामूहिक पसंद का सिद्धांत भी कहते हैं, कलेक्टिव चॉइस थ्योरी कहते हैं। बेसिकली यह देखता है कि लोगों का एक समूह निर्णय पर कैसे पहुंचता है। निर्णय के लिए प्रत्येक सदस्य की राय को एकत्र किया जाता है। यह सिद्धांत सामाजिक कल्याण के कार्यक्रम बनाने, कोई जनहितैषी कानून बनाने तथा वोटिंग बिहेवियर का पता करने के काम आता है। इस सिद्धांत का आधार केनेथ एरो व उनकी कृति सोशल चॉइस एंड इंडिविजुअल वैल्यूज को दिया जाता है। 1951 में पुस्तक आती है, सोशल चॉइस एंड इंडिविजुअल वैल्यूज। इस संबंध में सेन की प्रसिद्ध पुस्तक है कलेक्टिव चॉइस एंड सोशल वेलफेयर। 1970 में पुस्तक आती है, सामूहिक विकल्प एवं सामाजिक कल्याण। सामाजिक कल्याण व सामाजिक विकल्पों सिद्धांत यानी सोशल चॉइस थ्योरी के लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है। अकाल दैवीय आपदा नहीं, प्रबंध व प्रशासन की समस्या है, उन्होंने पहली बार बोला। तो 1943 के बंगाल के अकाल एवं विभीषिका पर 1981 में अमर्त्य सेन की प्रसिद्ध पुस्तक आई पॉवर्टी एंड फेमाइन, एन एसे ऑन एंटाइटलमेंट एंड डिप्रीवेशन। अमर्त्य सेन ने बताया कि अकाल में जो मौतें हुई उनका कारण भोजन की कमी नहीं बल्कि खाद्यान्न वितरण में असमानता है। खाद्यान्न उपलब्ध था पर उच्च कीमत की वजह से गरीब इसे खरीद नहीं पाए। अकाल व गरीबी के समाधान के लिए सेन बहुपक्षीय एवं बहुदलीय लोकतंत्र व स्वतंत्र प्रेस की महत्ता को स्वीकार करते हैं। आजादी के समय ब्रिटिश काल में अकाल जारी थे पर 1947 के बाद ये गायब हो गए। तो सेन ने अपनी प्रसिद्ध कृति पॉवर्टी एंड फेमाइन 1981 में 1943 के बंगाल के भयंकर दुर्भिक्ष के माध्यम से राजनीतिक स्वतंत्रता व आर्थिक न्याय का आपसी संबंध प्रकट किया है। सेन का मानना है कि राजनीतिक अधिकारों के अभाव में लोग आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पाते। सेन ने तर्क दिया कि किसी ऐसे देश में कभी अकाल की वजह से लाखों करोड़ों लोग नहीं मारे जाते हैं जहां समाचार पत्रों की क्षमता होती है तथा विचार विमर्श के माध्यम से शासन चलाया जाता है। क्योंकि ब्रिटेन में जो ब्रिटिश भारत में 1944 में जब बंगाल फेमाइन आया उस समय भारत स्वतंत्र मीडिया का अभाव था, स्वतंत्र मीडिया थी नहीं, और जो भारत के लोग हैं उनका जो पॉलिटिकल राइट्स है कहीं ना कहीं दबाए गए थे। तो उन्होंने अपने जो इकोनॉमिक राइट्स हैं उनकी एक प्रकार से देखभाल नहीं कर पाए, वो उनको सुरक्षित नहीं कर पाए। ऐसा देश जहां पर लोगों को पॉलिटिकल राइट्स प्राप्त होते हैं, मीडिया स्वतंत्र होती है, वहां पर अकाल आते हैं। लेकिन अब चूंकि भारत में अकाल आ जाए तो क्या होगा, मीडिया वही दिखाएगा, तो सरकार को ना चाहते हुए भी रेस्क्यू करना पड़ेगा या डेवलपमेंटल स्टेप लेने पड़ेंगे। लेकिन ब्रिटेन की जो सरकार भारत में थी उसने ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया। क्यों? क्योंकि उनके पास कोई पब्लिक दबाव नहीं आया था। बात यह है। इटली के समाजशास्त्री व अर्थशास्त्री विल्फ्रेड पेरेटो का प्रसिद्ध आर्थिक सिद्धांत है इष्टतम का सिद्धांत। इसे पेरेटो ऑप्टिमैलिटी या अनुकूलतम स्थिति का सिद्धांत भी कहा जाता है। पेरेटो का मानना है कि समान परिस्थितियों में जहां संसाधन वितरित किया जाता है वहां एक व्यक्ति को इससे ज्यादा फायदा होगा तो दूसरे को नुकसान होगा। तो सामान्य परिस्थितियों में जहां संसाधन वितरण किया जाता है वहां एक व्यक्ति को इससे फायदा होगा तो दूसरे को नुकसान होगा। पर इष्टतम स्थिति में किसी अन्य को निकृष्ट बनाए बिना भी कुछ को उत्कृष्ट बनाया जा सकता है। उदाहरण स्वरूप अगर सरकार अमीरों को सस्ती ब्याज दर पर धन देती है तो इससे अमीर और गरीब को दोनों को फायदा होगा। अगर सरकार अमीरों को सस्ती ब्याज पर धन देती है तो इससे अमीर और गरीब दोनों को फायदा होगा। अमीर इस पैसे से धंधे का विस्तार करेंगे जिससे गरीब के लिए भी रोजगार सृजन होगा। पेरेटो अपने इस सिद्धांत के तहत कल्याणकारी राज्य व पुनर्वितरण का विरोध करता है, क्योंकि पुनर्वितरण से यहाँ गरीबों को तो फायदा होगा पर अमीरों को नुकसान होगा, जबकि पेरेटो ऑप्टिमैलिटी की स्थिति में किसी को नुकसान नहीं होना चाहिए। पर अमर्त्य सेन ने पेरेटो के सिद्धांत की कटु आलोचना की है। उनका मानना है कि इस सिद्धांत से निकलने वाले नतीजे वैज्ञानिक व मूल तटस्थ नहीं आते हैं। यह सिद्धांत इस पूर्व धारणा पर आधारित है कि अगर कोई परिवर्तन व्यक्ति को समृद्ध बनाता है तो इससे कुल मिलाकर समाज भी समृद्ध होगा। अगर अमीर खुशहाल होंगे तो गरीबों में बेखुशहाली आएगी। उदाहरण स्वरूप अकाल की स्थिति में जब संसाधनों व अनाज का अभाव होगा तो इससे अनाज के भाव बढ़ेंगे और उच्च कीमत पर अनाज बेचकर अमीर व्यापारी धनवान होंगे, जिससे पूरे समाज को फायदा होगा। पर जब अकाल पड़ता है तो हकीकत ये है कि गरीबों की स्थिति इसमें सुधरने की बजाय और ज्यादा बिगड़ जाती है। इसलिए अमर्त्य सेन गरीबों की स्थिति में सुधार के लिए पेरेटो के विपरीत कल्याणकारी राज्य व पुनर्वितरण का समर्थन करता है, जो कि पेरेटो के इष्टतम या अनुकूलतम सिद्धांत के खिलाफ है। तो बेसिकली ये
पेरेटो के इष्टतम या अनुकूलतम सिद्धांत की आलोचना करता है और कहता है कि अकाल जैसी स्थिति में अगर हमने एक प्रकार से अमीरों को फायदा उठाने दिया तो गरीब की स्थिति और ज़्यादा खराब हो जाएगी, और अमीर तो अमीर है ही। तो ये बात है, ये बेसिकली बोलता है। मानव विकास सूचकांक, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, संयुक्त राष्ट्र संघ की संस्था यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम यूएनडीपी, जो हर साल मानव विकास सूचकांक जारी करती है, उसके मुख्य आधार तैयार करने में अमर्त्य सेन व पाकिस्तानी अर्थशास्त्री महबूबुल हक का महत्वपूर्ण योगदान था। इन कल्याणकारी अर्थशास्त्रियों के प्रयासों के कारण ही विकास का संदर्भ व्यापक किया गया, क्योंकि विकास का अब तक संकीर्ण अर्थ आर्थिक विकास ही लगाया जाता था। इनके प्रयासों से प्रति व्यक्ति आय के साथ साथ अब जीवन प्रत्याशा, शिक्षा के संकेतकों को भी इसमें शामिल किया गया। तो अब आपकी है ना, आपकी आय बढ़े, ये तो इम्पोर्टेंट है ही, इसके साथ साथ आपकी शिक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य, ये कैसा है, ये भी निर्भर करता है कि आपकी ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसी। तो अमर्त्य सेन ने क्वालिटी ऑफ लाइफ की बजाय क्वांटिटी ऑफ लाइफ की बजाय क्वालिटी ऑफ लाइफ पर जोर दिया। उनके अनुसार जीवन के विकास व खुशी का आधार समग्र राष्ट्रीय आय, स्टॉक मार्केट, माल संस्कृति यानी वही कंज्यूमरिज्म वाली संस्कृति, एफडीआई नहीं बल्कि स्वास्थ्य, शिक्षा, जीवन प्रत्याशा, जेंडर समानता व पर्यावरण संरक्षण है। तो हमने क्षमता के रूप में विकास व स्वतंत्रता। तो अमर्त्य सेन की प्रसिद्ध कृति है डेवलपमेंट एज फ्रीडम, ये 1999 में आती है। इस पुस्तक के अनुसार किसी भी समाज का विकास तभी होगा जब वह कल्याणकारी राज्य हो और अर्थव्यवस्था का पुनर्वितरणात्मक स्वरूप हो। अमर्त्य सेन ने क्षमता का सिद्धांत, अमर्त्य सेन के थ्योरी ऑफ कैपेबिलिटी के अनुसार किसी भी व्यक्ति की आधारभूत आवश्यकताओं की सतत पूर्ति के बजाय उसे सक्षम, शिक्षित व क्षमतावान बनाना चाहिए, ताकि वह स्वयं की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके। अर्थात किसी हास्यकृत व्यक्ति को मछली पकड़कर देने के बजाय उसे मछली पकड़ना सिखाया जाना चाहिए। राज्य उसकी शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार जैसी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करे। सेन के अनुसार वास्तविक स्वतंत्रता के लिए केवल आर्थिक विकास का पैमाना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि बुनियादी राजनीतिक, नागरिक एवं सामाजिक अधिकार भी आवश्यक होते हैं। अमर्त्य सेन दरिद्रता को क्षमता की हानि कहते हैं। उनके अनुसार निर्धन इसलिए निर्धन नहीं है कि उसके पास कुछ नहीं है, बल्कि इसलिए है कि वो कुछ कर नहीं सकता। वही है कि पॉजिटिव फ्रीडम, उसकी बात ग्रीन करता है, कुछ करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। तो डेवलपमेंट एज फ्रीडम, कुछ करने की क्षमता हमारे पास होनी चाहिए। तो गरीब इसलिए गरीब नहीं कि उसके पास पैसा नहीं, इसलिए है क्योंकि वो कुछ कर नहीं सकता। स्वतंत्रता विकास का साध्य एवं साधन दोनों है। तो स्वतंत्रता विकास का साध्य एवं साधन दोनों। कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट ओरिएंटेड फ्रीडम, विकासोन्मुखी स्वतंत्रता की अवधारणा। तो अमर्त्य सेन स्वतंत्रता से संबंधित विचार उनकी 2 पुस्तकों में परिलक्षित होते हैं। पहला क्वालिटी ऑफ लाइफ, जीवन की गुणवत्ता, ये 1988 में आती है। तो मार्था सेनुस्बाम के साथ संपादित इस कृति में सेन ने मानवीय क्षमताओं का सिद्धांत, कैपेबिलिटी अप्रोच प्रस्तुत किया है, यानी कि हमारी कैपेबिलिटीज को एक प्रकार से इनहेंस किया जाना चाहिए। डेवलपमेंट एज फ्रीडम उनकी एक अन्य पुस्तक है, ये 1999 में आती है। इस पुस्तक में सेन ने स्वतंत्रता एवं विकास की अंतर्निर्भरता को वर्णित किया। स्वतंत्रता एवं विकास कैसे अंतर्निर्भर है। सेन ने अपनी प्रसिद्ध कृति डेवलपमेंट एज फ्रीडम 1999 में विकास और स्वतंत्रता को अंतर्निर्भर माना। सेन को दुख है कि समकालीन विश्व में चमचमाती सड़कों, मॉल्स, बहुमंजिला इमारतों और बड़ी बड़ी गाड़ियों के रूप में अभूतपूर्व समृद्धि दिखाई दे रही है, फिर भी विकसित व पिछड़े देशों में रहने वाले करोड़ों लोग आज भी सही अर्थ में स्वतंत्र नहीं। लोकतंत्र, मानवाधिकार, जीवन प्रत्याशा, वाणिज्य व दूरसंचार आदि सभी क्षेत्रों में विकास हुआ है। इन सब के बावजूद मानव जाति का एक विशाल हिस्सा आज भी ज्ञान के प्रकाश और संपत्ति सुख से वंचित है। कानूनी तौर पर ये वंचित लोग किसी के दास नहीं हैं, फिर भी ये जिस स्थिति में है वह स्वतंत्रता की आरंभिक शर्तें यानी रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि भी पूरी नहीं करती है। कैदियों जैसे जीवन जी रहे हैं। इस मानव समूह को स्वतंत्र देश के स्वतंत्र नागरिक मानने में 4 बाधाएं मुख्य हैं। पहला आर्थिक निर्भरता यानी इकोनॉमिक पॉवर्टी है। दूसरा सामाजिक वंचना, सोशल डिप्रिविएशन है। सोशल डिप्रिविएशन वर्ग, जाति, धर्म, लिंग आदि के आधार पर वंचना, शोषण व भेदभाव है। उदाहरण के लिए भारत में दलितों की स्थिति। फिर पॉलिटिकल टायरनी है, शासन तंत्र द्वारा जनता का उत्पीड़न एवं एक प्रकार से दमन किया जाता है। फिर कल्चरल अथॉरिटेरियनिज्म, सांस्कृतिक सत्तावाद, प्रभुत्वशाली सांस्कृतिक समूह द्वारा अन्य संस्कृतियों पर प्रभुत्व स्थापित कर लेगा। उदाहरण के लिए समकालीन समाज में अमेरिकन संस्कृति का प्रभुत्व है। इस प्रकार सेन का यह सिद्धांत स्वतंत्रता के विस्तार को विकास का मुख्य लक्षण मानता है, जिसमें राजनीतिक, सामाजिक व आर्थिक स्वतंत्रता एक दूसरे को विरोधी नहीं बल्कि पूरक है। शिक्षा व स्वास्थ्य, अच्छा वाली सार्वजनिक योजनाएं सामाजिक अवसर पैदा करने के साथ साथ आर्थिक और राजनीतिक सहभागिता जैसे व्यक्तिगत अवसर भी बढ़ाती हैं।
अमर्त्य सेन के अनुसार विकास के लिए स्वतंत्रता में बाधा पैदा करने वाले प्रमुख स्रोतों जैसे गरीबी, अत्याचार, टायरनी, दयनीय आर्थिक अवसर, सामाजिक अभाव, सार्वजनिक सुविधाओं की कमी और सहिष्णुता को दूर करने की आवश्यकता है। अमर्त्य सेन ने इंस्ट्रूमेंटल फ्रीडम का विचार दिया है। इसके तहत अमर्त्य सेन बताते हैं कि विभिन्न प्रकार की स्वतंत्रता एक दूसरे के साथ अंतर संबंधित है। एक प्रकार की स्वतंत्रता अन्य प्रकार को और आगे बढ़ाने में मदद करती है। तो अगर आपको पॉलिटिकल फ्रीडम मिल रही है, कहीं ना कहीं आपको इकोनॉमिक फ्रीडम भी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मिल जाएगी। आपको अगर इकोनॉमिक फ्रीडम मिल रही है तो आपको सोशल फ्रीडम ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मिल जाएगी। तो एक प्रकार की स्वतंत्रता दूसरे प्रकार की स्वतंत्रता का मार्ग प्रशस्त करती है। अमर्त्य सेन ने 5 प्रकार की स्वतंत्रताओं का वर्णन किया है। पहला है राजनीतिक स्वतंत्रता, पॉलिटिकल फ्रीडम। दूसरा है आर्थिक सुविधाएं, इकोनॉमिक फैसिलिटीज। फिर सोशल अपॉर्चुनिटी, सामाजिक अवसर। पारदर्शिता की गारंटी, ट्रांसपेरेंसी गारंटी। और रक्षात्मक सुरक्षा, प्रोटेक्टिव सिक्योरिटी। विकास का क्षमतावादी दृष्टिकोण, कैपेबिलिटी अप्रोच ऑफ डेवलपमेंट। तो यह विकास का गैर पारंपरिक सिद्धांत है जो परंपरागत कल्याण अर्थशास्त्र का विरोधी है तथा उससे व्यापक है। अर्थशास्त्र अमर्त्य सेन व मार्था नुसबाम समतावादी दृष्टिकोण के समर्थक है। शिकागो विश्वविद्यालय की प्रोफेसर रही मार्था नुसबाम अमर्त्य सेन के साथ पुस्तक है द क्वालिटी ऑफ लाइफ, 1993 में आती है। परंपरागत कल्याण अर्थशास्त्र केवल आर्थिक व भौतिक उन्नति को ही विकास का पर्याय मानता है, जबकि अमर्त्य सेन अरस्तु को दोहराते हैं, संपदा वह चीज नहीं है जिसे हम खोज रहे हैं, बल्कि या तो साधन है, साध्य नहीं। तो संपदा वह चीज नहीं जिसे हम खोज रहे हैं, बल्कि यह तो साधन है, साध्य नहीं। साध्य क्या है? स्वतंत्रता। सेन संपदा की बजाय क्षमता व जीवन गुणवत्ता पर बल देते। अमर्त्य सेन बेंथम के उपयोगितावाद के खिलाफ है क्योंकि यह भौतिक सुखों व इच्छा पूर्ति पर केंद्रित है, जबकि सेन सकारात्मक स्वतंत्रता व गुणात्मक सुख चाहते हैं। फिर इस प्रकार क्षमता का अर्थ व्यापक एवं बहुअर्थी है। क्षमता या स्वतंत्रता मूलभूत मूल्य है, इनकी कोई निश्चित परिभाषा नहीं है। इसमें विषमता का अभाव, सामाजिक न्याय, सृजनात्मक क्षमता, मौलिकता, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि सारे आयाम आ जाते हैं। क्षमताओं की समानता का सिद्धांत, तो अमर्त्य सेन का कैपेबिलिटी का सिद्धांत उनके लेख क्वालिटी ऑफ वाट में परिलक्षित होता है। अमर्त्य सेन के अनुसार समानता 3 प्रकार की होती है। एक तो कल्याण की समानता, ये उपयोगितावादी दृष्टिकोण है। ये समर्थक कौन है? बेंथम। एक संसाधनों की समानता, तो ये इक्वलिटी ऑफ रिसोर्सेज की बात करते हैं। कौन करते हैं? डॉर्किन करते हैं, और कहते हैं कि जो शुरुआती वितरण होना चाहिए एक प्रकार से वो समान होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप किसी को ज़्यादा क्लैम सेल दे दें और किसी को कम क्लैम सेल दे दें, तो सभी को एक समान क्लैम सेल्स मिलना चाहिए। हालांकि जो लोग डिसेबल्ड हैं, फिजिकली डिसेबल्ड हैं, उनको एक्स्ट्रा क्लैम सेल्स दी जा सकती हैं, ऐसा रोनाल्ड डॉर्किन बोलते हैं। फिर सामर्थ्य क्षमताओं की समानता, कैपेबिलिटी ऑफ इक्वलिटी ऑफ कैपेबिलिटी है, अमर्त्य सेन व मार्था नुसबाम से रिलेटेड है। तो इक्वलिटी ऑफ वेलफेयर, कल्याण की समानता, बेंथम के उपयोगितावादी दृष्टिकोण के अनुसार हर किसी को अपने सुख को अधिकतम करने की अधिकतम स्वतंत्रता एवं समानता है। तो हर व्यक्ति अपने सुख को मैक्सिमाइज कर सकता है। जे एस मिल ने बेंथम की भौतिकतावादी सुखवादी धारणा को में एक प्रकार से गुणात्मक तत्व खुशी, हैप्पीनेस को और जोड़ दिया था। इन्होंने एक प्रकार से बेंथमवाद को एक प्रकार से संशोधित करने का प्रयास किया था। सिद्धांत में इस बात पर जोर दिया जाता है कि भले ही संसाधन वितरण में असमानता हो, लेकिन हर व्यक्ति को समान रूप से कल्याण के अवसर मिलने चाहिए। ये इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी की बात करते हैं कल्याण की समानता वाले लोग। इक्वलिटी ऑफ रिसोर्सेज, संसाधनों की समानता, तो सेन के अनुसार रोनाल्ड डार्किन संसाधनों की समानता के प्रमुख विचारक हैं। डार्किन अमेरिकन राजनीतिक दार्शनिक थे। इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है टेकिंग राइट्स सीरियसली, 1977 में आती है, टेकिंग राइट्स सीरियसली। फिर सोवरेन वर्चू, द थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ इक्वलिटी, 2000 में आती है। और ये एक प्रकार से इक्वलिटी को सोवरेन वर्चू मानते हैं। इक्वलिटी को ये मोस्ट इंडेंजर्ड वैल्यू मानते हैं, है ना। फिर रिलीजन विदाउट गॉड, ये 2013 में इनकी पुस्तक आती है। डार्किन के अनुसार शुरुआत में सभी व्यक्तियों को बिना किसी भेदभाव के समान संसाधन दिए जाने चाहिए, अर्थात प्रत्येक व्यक्ति को एक पुस्तक देनी चाहिए। वो व्यक्ति उसे पढ़ना जानता है या यह महत्वपूर्ण नहीं। तो प्रत्येक व्यक्ति को शुरुआती संसाधन सबको समान रूप से बांट देना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को, मान लो अगर एक पुस्तक दी जा रही है तो सभी को एक पुस्तक दी जानी चाहिए। अभी जरूरी नहीं है कि वो पढ़ना जानता हो या नहीं जानता, उसको एक पुस्तक मिलनी चाहिए। डार्किन के अनुसार जो प्राकृतिक विषमताएं हैं, उदाहरण के लिए दिव्यांगता, को अतिरिक्त सहायता उपलब्ध करवानी चाहिए। तो डार्किन इस संदर्भ में महत्वाकांक्षी संवेदी नीलामी यानी एम्बिशन सेंसिटिव ऑक्शन, योग्यता पर बल व सामाजिक बीमा या बीमा योजना, आवश्यकता पर बल का सुझाव देते हैं। तो योग्यता पर बल प्लस आवश्यकता पर बल, दोनों चीजों की ये बात करते हैं। तो डार्किन को आप
और अच्छे से पढ़ सकते हैं, इक्वालिटी वाले चैप्टर में इनको और अच्छे से पढ़ सकते हैं। लेकिन जो अमर्त्य सेन है ये इक्वालिटी ऑफ कैपेबिलिटीज की बात करते हैं, क्षमताओं एवं सामर्थ्य की समानता की बात करते हैं। तो अमर्त्य सेन एवं मार्था नुसबाम इसके समर्थक हैं। तो पुस्तक के उदाहरण से हम इसे समझते हैं कैसे। किसी व्यक्ति को पुस्तक देना संसाधन समतावाद यानी इक्वालिटी ऑफ रिसोर्सेज, जो इसे खरीद नहीं सकता है। अगर हम उसे पुस्तक दे रहे हैं तो ये संसाधन समतावाद यानी इक्वालिटी ऑफ रिसोर्सेज है। उस पुस्तक को पढ़ने की क्षमता के साथ गरीब तक पहुंचाना क्षमताओं की समानता है। तो अगर आप उसे पढ़ना सिखा दिया तब फिर ये क्या है, क्षमताओं की समानता, इक्वालिटी ऑफ कैपेबिलिटी। क्षमता की समानता का संबंध फंक्शनल फ्रीडम से, फंक्शनल फ्रीडम इन द सेंस कि हम कृत्यात्मक स्वतंत्रता को एंजॉय कर सके, हम कुछ करने की स्वतंत्रता को एंजॉय कर सके। गरीब क्यों है गरीब? क्योंकि उसके पास कुछ करने की क्षमता नहीं, तो हमें कुछ करने की क्षमता डेवलप करनी है। हमें पॉजिटिव फ्रीडम कॉन्सेप्ट से बेसिकली हम इसे रिलेट कर सकते हैं। अमर्त्य सेन के अनुसार पुस्तक संसाधन है, साक्षरता या उसे पढ़ने की योग्यता क्षमता है। उसे पढ़ना व पढ़कर लाभान्वित होना ये कृत्यात्मक स्वतंत्रता है, फंक्शनल फ्रीडम है। संसाधन समतावाद कहता है कि जिस क्षेत्र में साक्षरता की कमी है वहां लोगों को किताबें व शैक्षणिक सेवाएं जैसे संसाधन दिए जाएं, जबकि सामर्थ्य समतावादी यानी इक्वालिटी ऑफ कैपेबिलिटी वाले इस बात पर जोर देंगे कि लोगों को बाहरी संसाधन उपलब्ध करवाने से बेहतर है लोगों के पढ़ने लिखने की कैपेबिलिटी अर्थात आंतरिक क्षमता बढ़ाई जाए। इस प्रकार सेन संसाधन क्षमता व सशक्तिकरण में संतुलन साधते हैं। यह अवधारणा समाजवादियों व साम्यवादियों के परिणामों की समानता के भी से भी व्यापक है, क्योंकि यहाँ परिणामों की बजाय सशक्तिकरण पर, एम्पावरमेंट पर बल दिया जा रहा है। सेन अपनी कृत क्वालिटी ऑफ लाइफ 1993 में ऐसी व्यवस्था करते हैं जिसमें प्रत्येक व्यक्ति अपनी क्षमता के अनुरूप देश के विकास में हिस्सा ले सकता है। साथ ही इस विकास से जो लाभ होगा उसमें से उस व्यक्ति को उचित हिस्सा मिलेगा। सेन के वितरणात्मक न्याय के तहत वस्तुओं एवं लाभों का वितरण भिन्न भिन्न मानवीय क्षमताओं के आधार पर होता है। उदाहरण के लिए दिव्यांग व्यक्ति, डिसेबल्ड पर्सन को सर्वाधिक अक्षम नहीं माना जाता है, बल्कि उसे भिन्न क्षमताओं से डिफरेंटली एबल्ड पर्सन माना जाता है। उस व्यक्ति की बची हुई क्षमताओं का आकलन करके उसे पर्याप्त मात्रा में अतिरिक्त संसाधन दिए जाते हैं ताकि वह अपनी बची हुई क्षमताओं को विकसित करके सम्मानपूर्वक जीवन जी सके। उदाहरण के लिए आंख से लाचार व्यक्ति को ब्रेन लिपि सिखाई जा सकती है जिससे वह पढ़ लिख कर अध्यापन का कार्य कर सके ताकि आत्मनिर्भर एवं सम्मानपूर्वक जीवन जी सके। अमर्त्य सेन के सुझाव पर ही संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम में यानी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंतर्गत कुछ क्षमता सूचकांक कैपेबिलिटी इंडिकेटर शामिल किए गए हैं। सरल समानता एवं जटिल समानता कॉन्सेप्ट किसने दिया है? माइकल बाल्जर ने दिया था। तो उन्होंने अपनी पुस्तक स्फीयर्स ऑफ जस्टिस में, जो कि 1983 में आई थी, में इस प्रकार का कॉन्सेप्ट दिया था। तो बाल्जर ने जटिल समानता का विचार पेश किया। बाल्जर का मानना है कि समानता को कल्याण, संसाधन या सामर्थ्य जैसी किसी एक विशेषता पर ध्यान नहीं देना चाहिए। किसी भी वस्तु का न्यायपूर्ण या अन्यायपूर्ण होना उन वस्तुओं के सामाजिक अर्थ से जुड़ा होता है, इनका वितरण किया जा रहा है। इस प्रकार सामाजिक जीवन के सभी दायरों में वितरण का एक जैसा मानक नहीं होना चाहिए। उदाहरण के लिए बाजार व राजनीतिक सत्ता के दायरे अलग अलग हैं। एक दायरा दूसरे को दायरे को प्रभावित न करे। उदाहरण के लिए एक गरीब दलित के लिए भौतिक संसाधन, सामाजिक समता दोनों महत्वपूर्ण है, जबकि अमीर दलित के लिए केवल सामाजिक समता ही महत्वपूर्ण है। तो डिफरेंट गुड्स ऑट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड डिफरेंटली, यानी कि हमें जो अलग अलग गुड्स हैं अलग अलग मायनों में अलग अलग एक प्रकार से नीतियों के तहत बांटने पड़ेंगे। क्योंकि समाज एक प्रकार से जटिल समाज है, इसलिए हमें जो सिंपल इक्वालिटी है उसको हम एक प्रकार से उसका पालन नहीं कर सकते हैं। तो माइकल बाल्जर के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, तो इस कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझा था, तो वहाँ पर जाके आप इसको समझ भी सकते हैं। तो नेक्स्ट है न्याय का स्वरूप। अमर्त्य सेन ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक आइडिया ऑफ जस्टिस 2009 में आती है, जो कि जॉन रॉल्स के विचारों को समर्पित है, में न्याय के क्षमतावादी स्वरूप की भी चर्चा की है। इस पुस्तक में यह पुस्तक जॉन रॉल्स की अ थ्योरी ऑफ जस्टिस, जो कि 1971 में लिखी गई थी, के विरोध में लिखी गई है, उसका एक संशोधित रूप प्रकट करती है बेसिकली। तो सेन बेसिकली इससे वितरण की महत्वपूर्ण समस्या रखते हैं कि एक बांसुरी है या एक पियानो है मान लो, और ए कह रहा है कि उसे बांसुरी बजानी है अतः उसे दे दी जाए। बी क्या कह रहा है कि उसके पास खिलौना नहीं है, वह गरीब है अतः बांसुरी उसे दे दी जाए। और सी कह रहा है कि उसने 1 महीने तक अथक परिश्रम से बांसुरी बनाई है अतः बांसुरी पर उसका हक होना चाहिए। तो तीनों स्थितियां 3 तर्कों पर आधारित हैं। प्रथम तर्क उपयोगिता का सिद्धांत है कि चूंकि उसे बांसुरी बजानी है और उसे बांसुरी बजानी आती है
और ये मेरे लिए यूटिलिटी का सामान है तो इसलिए मुझे मिलनी चाहिए, ये उपयोगिता का सिद्धांत है। दूसरा तर्क है आर्थिक समानता व पुनर्वितरण का तर्क है, ये समाजवादी तर्क है या एक प्रकार से मार्क्सिस्ट तर्क है कि मैं गरीब हूँ, मेरे पास कुछ है नहीं तो आप मुझे ये दे दीजिए। और जो तीसरा तर्क है ये बेसिकली जो तीसरा तर्क है ये मेहनत का फल मांग रहा है, यानी योग्यता पर आधारित है। ये एक प्रकार से रॉल्स की बातें हैं या एक प्रकार से ये नियो लिबरल जो बातें करते हैं उस पर आधारित है ये। तो सबके तर्क अकाट्य हैं, यानी कि जो वास्तविक जाता है वो भी कहता है, अब मतलब अगर समान रूप से देखना चाहिए तो ये होना चाहिए ना, जो बजाना चाहता है, जो जिसको बजाने की कला आती है उसे ही न मिलना चाहिए। लेकिन बी भी कह रहा है कि मैं गरीब हूँ, मेरे पास खेलने के लिए कोई दूसरा खिलौना नहीं है तो मुझे मिलना चाहिए। आप इसको भी थोड़ा सा आपके अंदर एक, अगर आप मानव हैं तो आपके अंदर करुणा आ जाएगी। और सी भी कह रहा है कि चूंकि मेरे पास, मैंने इसे बहुत मेहनत से इसको बनाया है इसलिए ये मुझे मिलनी चाहिए, मेरे परिश्रम का परिणाम है तो आपको लगना चाहिए कि हाँ बनाया तो इसी ने है आखिर, तो इसको मिलनी चाहिए। तीनों के तर्क अकाट्य हैं, आप इस पर कोई एक प्रकार से प्रश्न नहीं उठा सकते हैं। ऐसे में रॉल्स का लेक्सिकल ऑर्डर का नियम या मैक्सिमनी सिद्धांत लागू नहीं होता है। यहाँ पर आप रॉल्स का लेक्सिकल ऑर्डर का नियम यानी मैक्सिमम इक्वल लिबर्टी फॉर ऑल, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी और डिफरेंस प्रिंसिपल का जो सिद्धांत है लेक्सिकल ऑर्डर में दिया है रॉल्स ने, वो यहाँ पर लागू नहीं होगा। सेन के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को बांसुरी देने से अच्छा है उसे बांसुरी बजाना सिखाया जाए। और सेन के अनुसार रॉल्स सहित कई समकालीन राजनीतिक दार्शनिकों ने न्याय के लिए ट्रांसजेंडल इंस्टीट्यूशनलिज्म यानी पारलौकिक संस्थागत दृष्टिकोण अपनाया है। पारलौकिक संस्थागत दृष्टिकोण का उद्देश्य न्याय के एक सार्वभौमिक विचार की पहचान करना और उस आधार पर न्याय संगत संसाधनों की प्रकृति को परिभाषित करना है। सामाजिक समझौता मॉडल के आधार पर पारलौकिक परंपरा का उद्देश्य न्याय के सिद्धांतों का एक अनूठा सेट तैयार करना है और यह निर्णय लेना है कि कैसे कोई विशेष समाज न्याय संगत है या नहीं। अमर्त्य सेन के अनुसार न्याय के इन आदर्शों का कोई उपयोग नहीं है, इसे धरातल पर क्रियान्वित नहीं किया जा सकता। अब अमर्त्य सेन थ्योरी ऑफ जस्टिस, अमर्त्य सेन का न्याय का सिद्धांत। तो न्याय के संदर्भ में सेन की जो प्रसिद्ध कृति है द आइडिया ऑफ जस्टिस, जो 2009 में आती है, और इनकी दो अन्य पुस्तकें हैं पॉवर्टी एंड फेमाइन कोलन एन एसे ऑन इंटाइटलमेंट एंड डिप्रीवेशन, और दूसरी है जो कि ये जो पुस्तक है पॉवर्टी एंड फेमाइन, ये उनकी कब आती है 1981 में, और दूसरी है आर्गुमेंटेटिव इंडियन, ये 2005 में आती है। तो इसमें तर्क वितर्क की, भारत में तर्क वितर्क की जो परंपरा है उसके बारे में चर्चा की गई है। तो न्याय का विचार आइडिया ऑफ जस्टिस अकॉर्डिंग टू अमर्त्य सेन। तो अमर्त्य सेन न्याय के विचार को समझाने के लिए नीति व न्याय की अवधारणा देते हैं, जहां नीति का अर्थ नियमों व संस्थाओं के निर्माण से है और न्याय इन नियमों को वास्तविक रूप में लागू करना है, रियलाइजेशन ऑफ दीज रूल्स है। तो नीति क्या है? नीति है बेसिकली रूल्स बनाना और इंस्टीट्यूशन बनाना, उन रूल्सों को एक प्रकार से धरातल पर उतारने के लिए, क्रियान्वित करने के लिए, एग्जीक्यूट करने के लिए। न्याय क्या है? न्याय बेसिकली उनको वास्तविक में लागू करना यानी रियलाइजेशन ऑफ दीज रूल्स है। तो आगे पढ़ते हैं। सेन ने अपनी पुस्तक में जॉन रॉल्स के न्याय सिद्धांत की समालोचना की है। जॉन रॉल्स की स्मृति को समर्पित इस पुस्तक में सेन ने नीति शास्त्र यानी एथिक्स और जूरिस्प्रूडेंस न्याय शास्त्र से जुड़े संस्कृत साहित्य के आधार पर भारत की समृद्ध बौद्धिक परंपरा के अनुपम योगदान की चर्चा की है। यहाँ भारतीय परंपरा के दो शब्दों नीति व न्याय में अंतर किया गया है। न्याय का विचार, तो नीति क्या है? ये करेक्ट प्रोसेस है, सही व समय प्रक्रियाएं हैं, नियम व संस्थाएं आती हैं नीति में। इसमें प्रोसीजरल जस्टिस यानी प्रक्रियात्मक न्याय व प्रक्रियात्मक लोकतंत्र की स्थापना की जाती है नीति के माध्यम से। इसके समर्थक हैं हॉब्स, लॉक, रूसो, कांट व जॉन रॉल्स। ये आवधिक चुनावों पर बल देती है। न्याय क्या है? ये लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए व्यवस्था का निर्माण है। इसमें प्रक्रिया की बजाय परिणाम ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। तो ये सब्सटेंटिव जस्टिस की स्थापना की बात करता है, तात्विक न्याय या तात्विक लोकतंत्र, सब्सटेंटिव डेमोक्रेसी की बात ये करता है। समर्थक कौन है इसके? मेरी वोllstonecraft, जे.एस. मिल, कार्ल मार्क्स, गांधी, सी.बी. मैकफर्सन व स्वयं अमर्त्य सेन। राजनीतिक विचार विमर्श से इसका निर्णय निकलता है। तो बेसिकली नीति की जो प्रोसेस थी ये कृष्णा की प्रोसेस थी, महाभारत वाले कृष्णा की प्रोसेस थी। कृष्ण क्या बोल रहे थे कि अर्जुन तुम नीति को फॉलो करो, तुम प्रोसीजर को देखो, तुम जो तुम्हारे सामने है उसको फॉलो करो, तुम न्याय के चक्कर में मत पड़ो कि जो तुम्हारे सामने कौन है इससे तुम्हें कोई मतलब नहीं है,
तुम्हारे तीर चलाने से क्या होगा इससे तुमको मतलब नहीं है, तुम्हें और केवल अपनी प्रोसेस को, तुम्हें अपने कर्म पर ध्यान देना है ना, प्रोसेसेस को करेक्ट करना है। ये कृष्ण की अप्रोच है। और ये जो अप्रोच है न्याय वाली अप्रोच, ये अर्जुन, तो अर्जुन क्या कहता है कि कृष्ण, अगर अपनों को मारकर मैंने युद्ध जीत भी लिया तो उस युद्ध का क्या मतलब रह जाएगा। तो ये एक प्रकार से प्रक्रिया पर नहीं, परिणाम पर ज्यादा महत्वपूर्ण ध्यान देता है कि लोगों में वास्तविक रूप से क्या परिवर्तन आ रहा है। ये प्रोसेस यानी कि जो नीति की बात करते हैं, प्रोसीजर जस्टिस की बात करते हैं, हॉब्स, लॉक, रूसो, कांट, जॉन रॉल्स जैसे लोग, तो ये क्या मानते हैं कि अगर आपने जो इंस्टीट्यूशन है वो जस्ट बना दिए, आपने सभी के लिए समान अवसर उपलब्ध करा दिए, तो ये पर्याप्त है, ये पर्याप्त है। और आपने कुछ गलत नहीं किया, आपने न्याय को स्टेब्लिश कर दिया, आपने सबको समान अवसर दे दिए, आपने इंस्टीट्यूशन बना दिए जो कि जस्ट हैं, जो कि जस्टिस पर बेस्ड हैं, आपने सही काम कर दिया। लेकिन जो रॉल्स है वो क्या क्या कहता है कि अगर लोगों के पास कैपेबिलिटी ही नहीं है उन इंस्टीट्यूशंस का, उस प्रक्रिया का उपयोग करने के लिए, तो आपका न्याय किस काम का। भाई दलितों को आरक्षण प्राप्त है, ठीक है ना, लेकिन अब क्योंकि उनके अंदर शिक्षा नहीं है, शिक्षा नहीं है, उनके पास जागरूकता नहीं है, इकोनॉमिक रिसोर्सेज नहीं है, तो उस आरक्षण का क्या मतलब। आप तो कह दोगे कि ठीक है हमने आरक्षण दे दिया, लेकिन उस आरक्षण को आपने परिणामों में तब्दील होने के लिए, उनके जीवन में वास्तविक रूप से अंतर लाने के लिए आप क्या कर रहे हैं। ये है न्याय, कि आप सब्सटेंटिव रूप से उनको सामाजिक और आर्थिक उनका उत्थान करके आप उनको एम्पावर कर रहे हैं, जिसके माध्यम से वो जो ये जस्ट इंस्टीट्यूशन है, प्रक्रियाएं हैं, इनका सही रूप से उपयोग कर सकें। तो ये थोड़ा सा अंतर है, इसको समझ लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है रॉल्स का, सॉरी अमर्त्य सेन का। क्योंकि न्याय के बारे में रॉल्स नहीं बोला है तो बार बार वही नाम आ रहा है, लेकिन ये अमर्त्य सेन। निष्पक्ष दर्शक, इम्पार्शियल स्पेक्टेटर की अवधारणा, तो जहाँ रॉल्स ने जस्टिस एज फेयरनेस की स्थापना के लिए मूल स्थिति, विवेकशील वार्ताकार व अज्ञानता के पर्दे जैसे शब्दावली के माध्यम से एक विस्तृत एवं जटिल कहानी गढ़ी है, वहीं सेन ने निष्पक्ष दर्शक यानी जो इम्पार्शियल स्पेक्टेटर का विचार दिया है, जो तटस्थ भाव से सारी वस्तु स्थिति का निरीक्षण करता है और सारे पूर्वाग्रहों का त्याग करके और स्वार्थ भावना से ऊपर उठकर न्याय व अन्याय में अंतर करता है। जो काम रॉल्स का विवेकशील वार्ताकार अज्ञानता के आवरण, वेल ऑफ इग्नोरेंस में करता है, वही भावना सेन के निष्पक्ष दर्शक की है। मानव जाति के संपन्न एवं शक्तिशाली वर्गों के लोग निष्पक्ष दर्शक होंगे, जो निर्धन व निर्बल वर्णों के हितों के प्रति सजग व संवेदनशील होंगे। सेन के अनुसार उचितता के रूप में न्याय का अर्थ है पर सेवा, परहित से न्यायोचित सरोकार रखा जाए। सेन ने निष्पक्ष दर्शक की यह अवधारणा क्लासिकल अर्थशास्त्र के जनक एडम स्मिथ से ली है। एडम स्मिथ ने अपनी कृति द थ्योरी ऑफ मोरल सेंटिमेंट 1759 में यह अवधारणा दी थी। एडम स्मिथ ने अपनी राष्ट्रीय स्तर या नेशनल लेवल पर निष्पक्ष दर्शक की परिकल्पना की थी। तो एडम स्मिथ ने राष्ट्रीय स्तर पर निष्पक्ष दर्शक की परिकल्पना की थी, वहीं सेन ने ग्लोबल लेवल पर निष्पक्ष दर्शक की परिकल्पना की है। सेन का तर्क है कि वैश्विक स्तर पर संपन्न व शक्तिशाली देशों के नागरिकों को कुपोषण, गरीबी व दमन से पीड़ित लोगों की दुर्दशा से सरोकार रखते हुए निष्पक्ष दर्शक की भूमिका निभानी चाहिए। उन पीड़ितों की स्थिति सुधार के प्रति संवेदनशील होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप चश्मा लगा के लें कि हम यूरोप की समस्या हमारी समस्या है, बाकी विश्व में कहीं भी कुछ भी होता रहे वो उससे हमारे को मतलब नहीं। ऐसा नहीं होना चाहिए, हमें निष्पक्ष रूप से देखना चाहिए। फिर एक उनकी पुस्तक है 2005 में आती है, आर्गुमेंटेटिव इंडियन, तार्किक भारत। तो यह निबंध का एक संग्रह है जो भारत के इतिहास व पहचान पर केंद्रित है। सेन के अनुसार सार्वजनिक बहस, किस्सा गोई व भौतिक बहुलवाद भारत की समृद्ध परंपरा का हिस्सा है। सेन के अनुसार भारत के लोकतंत्र की सफलता, धर्मनिरपेक्ष राजनीति की रक्षा व वर्ग, जाति, लिंग व समुदाय से संबंधित असमानताओं को दूर करने के लिए इस तर्कशील परंपरा की रक्षा जरूरी है। सेन ने अपनी कृति आर्गुमेंटेटिव इंडियन 2005 में भारतीय संस्कृति व इतिहास में व्याप्त सामाजिक न्याय के विचारों को वर्णित किया है। सेन ने इस मिथक का खंडन किया है कि भारतीय संस्कृति में सामाजिक न्याय की समस्याओं की बजाय आध्यात्मिकता व रहस्यवाद की प्रधानता है। मनुस्मृति, महाभारत, भगवद गीता, अर्थशास्त्र आदि ग्रंथों में तर्क सम्मत वाद विवाद, सहिष्णुता, जन कल्याण, राजनीतिक दायित्व व न्याय आदि विषयों का विस्तृत विवेचन किया गया है। अशोक व अकबर पश्चात शासकों की बजाय ज़्यादा न्यायप्रिय, विवेकशील व सहिष्णु थे। तो बेसिकली अमर्त्य सेन का यही मानना था। चलिए यहाँ से हमारा ये
अमर्त्य सेन 12 चैप्टर समाप्त होता है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो सीरीज अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का प्रयास करें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।